हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो के अंदर शुंग वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश के बारे में चर्चा की थी। आज अपन इस वीडियो के अंदर 5 छोटे छोटे वंश हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, तो वीडियो को अंत तक देखिए। 5 वंश कौन कौन से अपन जिनके बारे में चर्चा करेंगे, तो एक तो अपना वर्धन वंश है, दूसरा अपना पाल वंश है, तीसरा अपना राष्ट्रकूट वंश है, चौथा अपना गुर्जर प्रतिहार और पांचवा अपना वंश है चोल वंश। तो इन पांचों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं वर्धन वंश के बारे में। तो देखो, वर्धन वंश है, इसको अपन पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। पुष्यभूति वंश के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जो पुष्यभूति राजा था उसने इस वंश की स्थापना की थी, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी के अंदर हुई थी और थानेश्वर जो दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। जो ये पुष्यभूति था, ये शिव का उपासक था। अब देखो, ये जो पुष्यभूति वंश था, इसके 3 राजा और हुए। सबसे पहला राजा था प्रभाकर वर्धन, उसके बाद था राज्यवर्धन और उसके बाद आया हर्षवर्धन। देखो, प्रभाकर वर्धन ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, इसलिए इसका साम्राज्य विस्तार काफ़ी कम था। उसके बाद जो राज्यवर्धन आया, तो राज्यवर्धन को 606 ईस्वी के अंदर गौड़ वंश का एक राजा था शशांक, तो इसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और इसके डर से जो राज्यवर्धन की पुत्री थी राजश्री, मतलब हर्षवर्धन की बहन, तो वो अज्ञातवास में चली गई थी और उसको ढूंढने का काम किया था बाद में हर्षवर्धन ने। तो देखो, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजा बना। 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इसका शासन रहा, 40 वर्षों तक शासन रहा। एक बात इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये एक निसंतान शासक था, मतलब इसके बच्चे नहीं थे। तो सबसे पहले राजा बनते इसने ये काम किया कि अपनी जो बहन थी राजश्री, तो इसको ढूंढने का काम किया और सबसे पहले इसने इसको ढूंढ निकाला। उसके बाद कामरूप का एक राजा था भास्कराचार्य, तो उससे संधि करके हर्षवर्धन ने जो गौड़ राजा शशांक था, इसके लिए अपनी सेना भेजी। उसके बाद देखो, इसने क्या किया, 620 ईस्वी में एक चालुक्य राजा था पुलकेशिनदित्य, तो इसको नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया। और इसका देखो साम्राज्य विस्तार था, वो उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में गंजाम तक और पश्चिम में वल्लभी तक, मतलब इसका साम्राज्य विस्तार काफी बड़ा था। उसके बाद इसकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, कन्नौज इसकी राजधानी थी और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और ये शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में ये अंतिम समय में बौद्ध धर्म की जो एक महायान शाखा, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित है, हीनयान और महायान, तो ये बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, इसकी तरफ इसका झुकाव हो गया था। और देखो, हर्षवर्धन क्या करता था, प्रति 5 वर्ष से प्रयाग में गंगा यमुना के तट पे एक दान महोत्सव करता था, मतलब लोगों को दान देने का काम करता था प्रति 5 साल से। और इसके जो 6ठा महोत्सव था, मतलब 30 साल जब हो गए थे इसके राज्याभिषेक को, तो इसके अंदर एक 6ठे सम्मेलन के समय जो एक चीनी यात्री था हैनसांग, वो यहाँ पे भाग लेने आया और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत शियुकी नामक पुस्तक के अंदर लिखा, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो हर्षवर्धन था, उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक लिखे। और उसके बाद देखो, इसके जो साम्राज्य था, इसके अंदर कई जो विद्वान थे उनको भी आश्रय प्रदान था। तो एक तो देखो, सबसे पहले बाणभट्ट, जिसने कादंबरी और हर्षचरित की रचना की। उसके बाद मयूर था, सुबंधु था, मातंग दिवाकर था, ईशान था और हैनसांग, तो इन सबको यहाँ पे जो आश्रय प्रदान था। तो इस तरह से अपना ये वर्धन वंश है, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखो, अपना आता है पाल वंश। पाल वंश, इसकी स्थापना की थी गोपाल ने। गोपाल मतलब अंतिम जो 2 अक्षर पाल के नाम से अपने वंश की स्थापना की थी गोपाल नामक राजा ने 750 ईस्वी के अंदर बंगाल के अंदर। तो इसका जो पहला जो शक्तिशाली शासक हुआ वो धर्मपाल था। धर्मपाल ने त्रिकोणात्मक संघर्ष था, इसको विफल कर दिया, मतलब 3 राज्यों का आपस में संघर्ष चल रहा था। तो इसने क्या किया, धर्मपाल ने इस जो संघर्ष था इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद अगला राजा आया देवपाल, जिसका राज्यकाल रहा 810 से लेकर 850 ईस्वी तक। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल स्थापित कर ली और इसके राज्यकाल में एक सुमात्रा का एक राजा था बालपुत्र देव, तो इसका एक दूत इसके राज्यसभा के अंदर आया था। उसके बाद देखो, इसका 9वां जो शासक था वो महिपाल था। महिपाल ने क्या किया, महिपाल
जो था उसको, जो चोल राजा था राजेंद्र प्रथम, तो इसने क्या किया, 1023 ईस्वी के अंदर हरा दिया और गंगा तक के जो प्रदेश थे वो पूरी तरह से जीत लिए थे। और 12वीं शताब्दी आते आते और इस जो पाल वंश का पूरी तरह से अंत हो चुका था। पाल वंश के जो शासक थे वो लगभग किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब देखो अपना अगला आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी के अंदर, मतलब जो 736 ईस्वी के अंदर दंती दुर्ग एक शासक था, उसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इस वंश के कुल 14 शासक हुए और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ स्थापित की, नासिक में। नासिक में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। और जो ये दंती दुर्ग था, ये जो वातापी के जो चालुक्य थे उनके अधीन एक सामंत हुआ करता था। और जो अंतिम चालुक्य राजा था कीर्तिवर्मा, इसको हराकर और इसने चालुक्यों की सत्ता को समाप्त कर दिया था। मतलब दंती दुर्ग ने अंतिम जो चालुक्य राजा था कीर्तिवर्मा द्वितीय, इसको हराकर चालुक्य की सत्ता को समाप्त कर दिया। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का अगला जो शासक आया वो कृष्ण प्रथम था और इसने एलोरा के अंदर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद देखो इसका जो चौथा शासक था ध्रुव, तो उसने क्या किया, जो गुर्जर प्रतिहार राजा था वत्सराज, इसको हराया। उसके बाद देखो पांचवा राजा था गोविंद तीर्थे, तो इसने क्या किया, एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट द्वितीय था और पाल वंश का एक राजा था धर्मपाल, तो इन दोनों को हराया। और इसने अपना साम्राज्य विस्तार था वो मालव प्रदेश से कांची तक कर लिया था। उसके बाद देखो इसका जो छठा शासक आता है वो अमोघवर्ष, इसने क्या किया, 64 वर्षों तक शासन किया, मतलब काफी लंबा साम्राज्य इसका रहा। और इसने अपनी राजधानी मान्यखेत, जिसको मालखेड़ के नाम से भी जानते हैं, वहां स्थापित कर ली। और इसके समय में एक अरब यात्री सुलेमान आया था जिसने विश्व के 4 प्रतापी राजाओं में से सबसे शक्तिशाली राजा था वो अमोघवर्ष को बताया। उसके बाद देखो जो करक द्वितीय था, इसका अंतिम सम्राट राष्ट्रकूट वंश का, और इसको 973 ईस्वी के अंदर चालुक्य राजा तेलप ने हरा दिया था और मान्यखेत पर अपना अधिकार कर लिया। और ये जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक हुआ करते थे वो सारे के सारे वैदिक धर्म के थे, वैदिक धर्म को मानने वाले थे। अब अपन चर्चा करते हैं गुर्जर प्रतिहार और चोल वंश के बारे में। दोस्तों अब अपन बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो देखो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पहला शासक था वो नागभट्ट था, जिसने 725 ईस्वी के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। कहाँ की थी, गुजरात में की थी। गुजरात में करने के कारण ही इनको गुर्जर प्रतिहार कहा गया। अब देखो जो ये नागभट्ट प्रथम था, इसने क्या किया, अरबों से मुकाबला किया था सफलतापूर्वक। जो भारत में अरबों का जो आक्रमण हुआ था इनका इसने दमन किया था। उसके बाद देखो अगला जो शासक आता है वो वत्सराज था। वत्सराज ने क्या की थी, सम्राट की उपाधि धारण की थी। मतलब वत्सराज ऐसा शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण करने वाला था। उसके बाद देखो अगला जो शासक था वो नागभट्ट द्वितीय। तो नागभट्ट द्वितीय था, इसने 816 ईस्वी के अंदर जो गंगा की घाटी थी इस पे आक्रमण करके कन्नौज को जीत लिया। मतलब जो कन्नौज था उस पे अपना अधिकार जमा लिया और कन्नौज पे अधिकार करके उसने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया। उसके बाद देखो ये जो नागभट्ट द्वितीय था, इसने राष्ट्रकूट राजा गोविंद तीर्थे था उसको भी हराया। उसके बाद देखो अगला जो राजा आता है वो अपना भोज प्रथम। भोज प्रथम, इसका दूसरा नाम मिहिर भोज भी लिखा जाता है, माना जाता है। उसके बाद देखो जो अरब यात्री अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले, सुलेमान था, वो इसके समय में भी आया था। जो अरब यात्री सुलेमान था वो मिहिर भोज के समय में भी आया था। उसके बाद देखो अगला शासक आता है अपना महेंद्रपाल। महेंद्रपाल जो था ये जो राजशेखर था जिसने कपूर मंजरी काव्य लिखा था, तो उनका एक शिष्य माना जाता है। मतलब जो राजशेखर थे ये महेंद्रपाल के गुरु थे। उसके बाद देखो अगला शासक आता है अपना महिपाल। तो महिपाल जो था इसने जो राष्ट्रकूट राजा था इंद्र तृतीय, तो ये जो महिपाल था ये इंद्र तृतीय से पराजित हो गया था। और पराजित होने के बाद जो गुर्जर प्रतिहार वंश था इसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था। मतलब ये जो महिपाल आखिरी शासक था जिसके शासन काल से जो गुर्जर प्रतिहार वंश था इसका
पतन शुरू हो गया। इसके बाद देखो कुछ और शासक आए, जैसे भोजदित्य था, विनायक पाल था, महेंद्र पाल द्वितीय था, देवपाल था, महिपाल द्वितीय था, विजयपाल था। तो इस तरह से और कई शासक हुए। उन्होंने 1013 ईस्वी तक शासन किया, मतलब इनका छोटा छोटा कार्यकाल रहा और इन्होंने 1013 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद देखो एक जो शासक था महमूद गजनवी था। तो उस समय जो कन्नौज था उस पे अधिकार था राज्यपाल नामक राजा का, मतलब ये जो राज्यपाल था इस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और आक्रमण के समय जो राज्यपाल था इसने बिना लड़े ही गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। और अधीनता स्वीकार करने के कारण यहाँ के जो राजपूत राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज हो गए और नाराज होने की वजह से एक कालिंजर का राजा था गंड, तो इसके नेतृत्व में इसकी हत्या कर दी और इसके बाद यहाँ का जो राजा बना वो त्रिलोचन पाल बना। उसके बाद देखो त्रिलोचन पाल राजा बन गया। उसके बाद यहाँ पे जो त्रिलोचन पाल था उसने गहडवाल और राठौड़ वंश की स्थापना कर दी। तो इस तरह से एक नया वंश का उदय हो गया, गहडवाल और राठौड़ वंश, और गुर्जर प्रतिहार पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं चोल वंश के बारे में। देखो चोल वंश था वो मुख्यतः अपना दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र था उसके अंदर था। तो उसके अंदर जो अपना ये केरल तमिलनाडु वाला जो तट है उस क्षेत्र में, तो यहाँ पे 3 मुख्यतः वंश थे, चोल, चेर और पांडे। तो इन तीनों में सबसे जो प्रभावशाली था वो चोल वंश हुआ करता था। और चोल वंश, इनकी जो भाषा थी वो तमिल थी, तमिल भाषा के लोग थे। आज भी इनकी जो भाषा है वो तमिलनाडु क्षेत्र में तमिल भाषा के ही लोग ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद देखो ये तमिल भाषा में लिखा गया प्रमुख ग्रंथ था वो कुरल, इसका लेखक था तिरुवल्लुवर ने एक कुरल नामक तमिल भाषा में एक ग्रंथ लिखा। उसके बाद देखो चोल वंश का एक राजा हुआ करिकाल, उसने 100 ईस्वी के अंदर पुहार या पुगार नगर की स्थापना की, मतलब एक नगर था पुहार या पुगार, तो इसकी स्थापना की थी। और इसने सिंहल से युद्ध किया। सिंहल जो अपना श्रीलंका है ना, उसको अपन सिंहल द्वीप के नाम से जानते हैं। तो श्रीलंका से इन्होंने युद्ध किया और यहाँ पे जो युद्ध बंदी हुए, युद्ध में जीत गया और युद्ध बंदी जो हुए उनसे कावेरी नदी पे उन्होंने एक 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। उसके बाद इसने अपनी जो राजधानी थी उरगपुर, उसका दूसरा नाम था उरियूर, तो इससे इसने कहाँ पे स्थापित कर दी, कावेरी पत्तनम स्थापित कर दी। मतलब अपनी राजधानी उरगपुर को ये कहाँ ले गया, कावेरी पत्तनम ले गया। उसके बाद देखो अगला शासक विजयपाल का पुत्र आदित्य था। तो इसने पल्लव राजा जिसका नाम था अपराजित राजा को इसने हराया। उसके बाद जो ये आदित्य था इसका पुत्र था पुरांतक प्रथम, तो इसने पल्लवों को हराया और पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरा उस पर अधिकार कर लिया। देखो ये जो पांड्य थे इनकी राजधानी थी मदुरा, तो इस पे इन्होंने अधिकार कर लिया। उसके बाद देखो अगला राजा आता है राजराजा प्रथम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। तो इसका जो कार्यकाल था वो 985 से लेके 1013 ईस्वी तक रहा। अब देखो इसने मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप ये सारे के सारे प्रदेश इसने जीत लिए थे। और इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इन्होंने तंजौर के अंदर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि भगवान शिव का मंदिर था। द्रविड़ शैली के अंदर ये बनाया गया मंदिर था। इस जो राजराजेश्वर मंदिर है इसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी अपन जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो किसने करवाया, राजराज प्रथम ने। चोल राजा था राजराज प्रथम जिसने बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया, तंजौर के अंदर। उसके बाद देखो अगला जो शासक था वो राजेंद्र प्रथम, तो इसने 1016 से लेके 1044 ईस्वी तक शासन किया। इसने पेंगू, मर्तबान, अंडमान निकोबार तो ये साम्राज्य जीत लिए। और इसकी एक मुख्य खास बात ये थी कि इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नौसेना जो जल में वार करने वाली काफ़ी शक्तिशाली सेना थी, इसलिए इसने ये प्रदेश जीत लिए। उसके बाद देखो इसने बंगाल और बिहार के जो शासक थे महिपाल उनको भी हराया। उसके बाद जो ये राजेंद्र प्रथम थे इसकी सेना ने कलिंग को पार करके ओड उड़ीसा के अंदर एक जगह है और दक्षिण में कौशल, बंगाल, मगध होती हुई ये गंगा के तट पर पहुंची। मतलब अपने साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया। और गंगा के तट पर पहुंचने के बाद ये जो राजेंद्र प्रथम था इसने गंगे कोंड की उपाधि धारण की।
मतलब जो गंगेकोंड की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो राजेंद्र प्रथम था। उसके बाद देखो अपना आता है राजाधिराज। इसका कार्यकाल रहा 1044 से लेके 1054 ईस्वी तक। इसने चालुक्य जो राजा था सोमेश्वर, ये इससे पराजित हो गया और युद्ध के अंदर मारा गया। उसके बाद अगला राजा आता है अपना राजेंद्र द्वितीय। देखो ये तो अपना प्रथम था और ये था अपना राजेंद्र द्वितीय। इसने 1054 से लेके 1069 ईस्वी तक शासन किया। इसने चालुक्यों को कुंडल संगमम का एक युद्ध था उसके अंदर हराया। कुंडल संगमम एक जगह थी तो उसके युद्ध के अंदर इसने हराया। और उसके बाद इनके अंदर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। मतलब जो चोल साम्राज्य था इसके अंदर उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। और उसके बाद जो राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम था ये राजा बना और इसने 1070 से 1122 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद देखो जो ये राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम था तो इसकी माँ तो थी वो चोल वंश की थी और इसके जो पिता थे वो चालुक्य वंश के राजा थे। तो इस तरह से एक नए वंश का उदय हुआ, चोल चालुक्य वंश। और ये जो चोल चालुक्य वंश था इसने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। तो इस तरह से ये नए वंश का उदय हो गया, चोल चालुक्य वंश। चोल वंश जो था उसकी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब देखो अपन बात करते हैं चोल प्रशासन की। तो चोल प्रशासन में अपने जो राज्य होते हैं उसी तरह से चोल प्रशासन के अंदर 6 प्रांत थी और 6 प्रांतों को मंडलम के नाम से जाना जाता था। मंडलम जो था वो इनका मुख्य नाम था। अब देखो जो कोई भी प्रशासन होता है उसमें राजा सर्वोसर्वा होता है, तो इसी तरह से यहाँ भी क्या था, राजा था वो सर्वोच्च अधिकारी था। और ये जो प्रशासन की इकाई थी वो ग्राम पंचायत के आधार पर थी। जिस तरह से आज अपन ग्राम पंचायत की कार्यकाल देखते हैं उसी तरह से उस समय भी चोल प्रशासन की जो मुख्य इकाई थी वो ग्राम पंचायत थी। अब देखो मंडलम से छोटा सबसे ऊपरी इकाई तो थी मंडलम। मंडलम के बाद इसके नीचे की जो इकाई थी या उप विभाग था वो कोटम। कोटम से नीचे था नाडु और नाडु से नीचे था कुर्रम और कुर्रम से नीचे था अपना ग्राम। मतलब सबसे छोटी इकाई थी अपनी ग्राम पंचायत। जैसे आज अपन ग्राम पंचायत चलती है वैसे ही उस समय में भी चोल प्रशासन में भी एक ग्राम पंचायत एक इकाई होती थी। उसके बाद देखो यहाँ पे भूमि कर जो लिया जाता था वो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। मतलब जितनी भी उपज होती थी कृषि के क्षेत्र में तो उसका 1/6 अनाज के रूप में या फिर स्वर्ण मुद्राओं के रूप में लिया जाता था। और उस समय सबसे प्रचलित जो स्वर्ण मुद्रा थी वो कासू के नाम से प्रसिद्ध थी। मतलब कासू एक स्वर्ण सिक्का था जिसके नाम से ये मुद्रा चलती थी और इसका जो मूल्य था वो 16 औंस के लगभग है। जैसे अपन आजकल बोलते हैं ना तोला, सोना तोलने के लिए तोड़ा यूज करते हैं, तो उसी तरह से अपना उस समय सोने नापने की जो इकाई थी वो ओस हुआ करती थी। और उसके बाद देखो अपन बात करते हैं चोल कला की। तो चोल कला में सबसे पहले अपन ने बात कर ली थी कि राजेश्वर जो मंदिर था ये द्रविड़ शैली के अंदर बनाया गया है। तो ये जो द्रविड़ शैली थी ये चोलों की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो इन्होंने कुछ मंदिरों के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ें बनवाई जो थी, एक तो वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहत सदन, उसके अलावा सजावट के लिए पारंपरिक सिंह ब्रैकेट व संयुक्त स्तंभ आदि। ये कुछ मंदिरों के अंदर इन्होंने कुछ स्पेशल कलाकृतियां बनाई जो कि द्रविड़ शैली की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो इन्होंने चिदम्बरम व तंजौर के मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके अलावा इनकी जो मुख्य एक और विशेषता है वो नटराज की शिव की कांसे की मूर्ति, मतलब एक नर्तकी की मूर्ति बनाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। शिव की नाचते हुए की मूर्ति है कांसे की, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो इसके समाज की बात करें चोल काल के, तो इनका जो समाज था वो शैव धर्म का मानने वाला था। शैव, अब देखो एक छोटी सी बात बता दूं, शैव धर्म के जो लोग होते हैं वो भगवान शिव की उपासना करते हैं और जो वैदिक धर्म के जो लोग होते हैं वो भगवान विष्णु की उपासना करने वाले होते हैं। तो ये जो लोग थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे और इनके लेखों में अश्वमेघ यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है जिसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्त्री थी उनकी दशा काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, दयनीय थी, लेकिन इनको संपत्ति का हक प्रदान था। मतलब ये जो संपत्ति का अपना अधिकार जमा सकती थी। उसके अलावा दास और देवदासी जो प्रथा थी उसका उल्लेख यहाँ पे मिलता है। मतलब यहाँ पे दास और देवदासी दोनों रखे जाते थे। तो इस तरह से अपने ये 5 वंश कंप्लीट हो चुके हैं, वर्धन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और चोल वंश। अब देखो दोस्तों
इसके बाद अपना एक आखिरी वीडियो इस चैप्टर का रहेगा, उसमें भी अपने 5 वंश बचे हुए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।